नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश रंजन माँ प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल की ओर से आज मैं आप लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आगामी मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हिंदी के अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु 56वीं 59वीं बैच में बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित श्याम किशोर प्रसाद जी से बात करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानकारी लेंगे। सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, आप बताएं, हिंदी भाषा एवं साहित्य को बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए आप कितना उपयुक्त मानते हैं? हिंदी भाषा एवं साहित्य बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रारंभ से ही एक लोकप्रिय और अंकदायी विषय रहा है, इसलिए यह बिल्कुल उपयुक्त विषय है और विशेषकर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए यह सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में भी अतिरिक्त लाभ देता है। हिंदी की जो अनिवार्य पेपर होता है जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है, तो उसके लिए भी विशेषकर निबंध और व्याकरणिक प्रश्नों में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। सर, हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को संक्षेप में बताएं। बिहार लोक सेवा आयोग का जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का पाठ्यक्रम है उसके मुख्यतः 2 खंड हैं। प्रथम खंड में भाषा के विकास और साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न होते हैं। भाषा के विकास में व्याकरणिक प्रश्न होते हैं। अपभ्रंश, औभट, पुरानी हिंदी, खड़ी बोली, अवधि और ब्रज के व्याकरणिक विकास और साहित्यिक विकास से संबंधित प्रश्न होते हैं। साहित्य के विकास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो दूसरा खंड है वह व्यवहारिक भाग होता है, जिसमें हिंदी साहित्य का प्रातिनिधिक रूप अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उसका आलोचनात्मक उत्तर दें। गद्य खंड में उपन्यास, नाटक और कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पद्य खंड में कविता से। गद्य खंड में उपन्यास विधा में मुख्य रूप से गोदान, जो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है, और शेखर एक जीवनी, जो अज्ञा का उपन्यास है, आत्मकथात्मक उपन्यास है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम में नाटक में चंद्रगुप्त नाटक है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक है। निश्चित रूप से इन दोनों नाटकों से और दोनों उपन्यासों से एक एक प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। प्रथम खंड में प्रश्नों की संख्या 6 होती है, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना होता है। दूसरे खंड में 6 प्रश्नों से 3 प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थियों को देना होता है, जिसमें एक प्रश्न व्याख्या वाला भी होता है। इस तरह से कुल 12 प्रश्नों में 6 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है। सर, हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले अभ्यर्थियों को और क्या लाभ मिलता है? हिंदी वैकल्पिक विषय लेने वाले विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के स्तर पर साक्षात्कार में भी लाभ मिलता है। साथ साथ मुख्य परीक्षा में प्रस्तुतिकरण के स्तर पर प्रश्नों का उत्तर लिखने में, सामान्य ज्ञान के पेपर में भी लाभ होता है। यह परोक्ष लाभ है जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी उठा पाते हैं। उन मानक पुस्तकों के बारे में बताएं जिनका अध्ययन कर सफलता हासिल प्राप्त किया सर। पाठ्यक्रम का जो प्रथम भाग है, जिसमें भाषा एवं साहित्य से प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए हरदेव बाहरी अथवा भोलानाथ तिवारी की किताब हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। साहित्य खंड, साहित्य के विकास खंड के लिए हिंदी साहित्य में संवेदना का, जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित है, यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का भी अध्ययन किया जा सकता है सर। दूसरे खंड के लिए, जिसमें साहित्य का व्यवहारिक पक्ष है, गोदान पर डॉक्टर गोपाल राय की किताब पढ़ी जा सकती है। शेखर एक जीवनी के लिए कोई भी एक पुस्तक, आलोचनात्मक पुस्तक पढ़ी जा सकती है। नाटक के लिए गिरीश रस्तोगी की किताब पढ़ी जा सकती है। कविता खंड में डॉक्टर नंदकिशोर नवल की किताब मुक्तिबोध
और निराला से संबंधित पाठों क्रमशः सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और अंधेरे की कविता, अंधेरे में कविता के लिए एक मानक पुस्तक है, इससे लाभ लिया जा सकता है। व्याख्या के लिए विद्यार्थियों को यह चाहिए कि वह निर्धारित पाठ का आद्योपांत अध्ययन करें और अपनी आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक क्षमता का विकास करें। सर, पाठ्यक्रम के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं। हिंदी भाषा एवं साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में एक ऐसा विषय है जिसमें हम चयनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रथम खंड में भाषा खंड है। यदि वहाँ से हम प्रश्नों का उत्तर दें और व्याकरणिक प्रश्नों से उलझें तो ज़्यादा अंक आने की गुंजाइश होती है, जबकि कालों से संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखने पर थोड़ा कम लाभ मिलने की संभावना है। व्याकरणिक प्रश्न सीधे साधे और टाइप्ड आते हैं, इसलिए अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के विकास, अवधि और ब्रज के विकास वाले प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण खंड होता है प्रथम खंड में। अपेक्षाकृत जिन छात्रों को कालों में रुचि है उन्हें यह चाहिए कि वो मुख्य रूप से भक्ति काल और आधुनिक काल का अध्ययन करें। भक्ति काल से निश्चित रूप से प्रश्न रहते हैं, आधुनिक काल में भी निश्चित रूप से प्रश्न होते हैं। आधुनिक काल में मुख्यतः छायावाद, नई कविता और कविता आंदोलनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रथम खंड में इन सारे टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं तो उन्हें परीक्षा में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। द्वितीय खंड में यदि केवल उपन्यास का अध्ययन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से प्रकारांतर से गोदान, शेखर एक जीवनी से प्रश्न आते ही हैं, एक प्रश्न वहाँ से लिया जा सकता है। दूसरा, कविता खंड में सूर, कबीर, तुलसी के निर्धारित पाठ और निराला को पढ़ करके काम चलाया जा सकता है। यदि मुक्ति बोध को नहीं भी पढ़ा जाए, निराला की 2 कविताओं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा का अध्ययन कर लिया जाए और सूर और कबीर की अच्छी तैयारी कर ली जाए तो निश्चित रूप से 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाना संभव होता है। इनको पढ़ने से व्याख्या खंड में भी लाभ होता है। सर, हिंदी विषय की तैयारी के लिए चयनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए या विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए? हिंदी विषय की तैयारी में चयनात्मक अध्ययन कुछ सीमा तक किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के उन क्षेत्रों को छोड़ा जा सकता है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम होती है। यदि हम प्रथम खंड में देखें तो अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, खड़ी बोली, अवधि और ब्रज के विकास को पढ़ लें तो 3 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएंगे, अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाषा एवं साहित्य का जो दूसरा खंड है उसमें उपन्यास, कहानी और निराला को सूर, कबीर के साथ पढ़ लेने पर बाकी पाठ्यक्रम को पढ़ने की आवश्यकता लगभग नहीं होती है। इसलिए इस विषय में चयनात्मक भी हुआ जा सकता है, लेकिन चयनात्मक टॉपिक का गहन अध्ययन जरूरी है। टॉपिक के अंदर चयनात्मक होना घातक हो सकता है। मतलब ये कि यदि हम गोदान को पढ़ते हैं तो गोदान से पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों की तैयारी करें, ये नहीं कि वहाँ भी चयनात्मक हो जाए। जी महोदय, प्रश्नों की प्रकृति एवं उनके उत्तर लेखन की शैली के बारे में संक्षेप में बताएं। हिंदी भाषा एवं साहित्य के विद्यार्थियों को चाहिए कि व्याकरणिक और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है उसे ठीक कर लें। इस विषय के लिए इस तरह की जो अशुद्धियाँ हैं वो अंकों के ख्याल से घातक होती हैं, इसलिए अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लेखन में एक अच्छा प्रवाह होना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य हों, छोटे पैराग्राफों में भी हों, अनुच्छेदों में लिखे जाएं। पॉइंट वाइज उत्तर साहित्य में अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषकर जो उत्तर दिए जाएं उसमें संबंधित लेखक की जो टिप्पणियां हों, जो उनकी रचनाओं में हो, उसको अवश्य दिया जाए। आंसर जो है वो आलोचनात्मक, समीक्षात्मक हो। ऐसे प्रश्नों में जिसमें अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी की आलोचनात्मक दृष्टि कितनी साफ है, वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संक्षिप्त और सार गर्भित उत्तर अंक प्रदायी होता है, इसलिए यहाँ तो ध्यान दिया ही जाना है। व्याख्या वाले प्रश्नों में संदर्भ, प्रसंग अवश्य लिखे जाएं और कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से अवतरण कितना महत्वपूर्ण है इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। यदि किसी अन्य कवि या रचनाकार
कि कोई रचना व्याख्या वाली पंक्तियों से संबद्ध है तो उसे निश्चित रूप से उद्धृत किया जाए। इस तरह से व्याख्या वाले प्रश्नों में अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, कैसे व्याख्या कैसे लिखी जाए ताकि अधिकतम अंक प्राप्त हो सके? व्याख्या में जो भी अवतरण हो, व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्य की व्याख्या लिखना ज़्यादा अंकदायी होता है। इसलिए कोशिश यह की जाए कि पद्य की व्याख्या लिखें, इसमें कहने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। पद्य की व्याख्या में अवतरण जहाँ से लिया गया है उसका प्रसंग देना है, किस संदर्भ में वो उक्ति कही गई है इसे अवश्य लिखा जाए। साथ ही उसके कथ्य और शिल्प वाले भाग पर विशेष ध्यान दें। यदि उससे संबंधित किसी अन्य कवि या लेखक की कोई रचना है या किसी लेखक ने कुछ कहा है तो उसे निश्चित रूप से वहाँ लिखा जाए। और अंततः व्याख्या का जो शिल्प पक्ष है, जैसे कविता में बिंब है, प्रतीक है, अलंकार है, इन सब का यदि जिक्र कर दिया जाए तो निश्चित रूप से व्याख्या में अच्छे अंक आते हैं, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज हमने श्याम किशोर प्रसाद जी से बात किया और ये आपके मार्गदर्शन हेतु हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।